नमस्कार। सांख्यिकी के बाद अब हम लोग जानेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या चीज़ होती है। वर्गीकरण और सारणी द्वारा रचित समंक मालाओं व आवृत्ति वितरण का ठीक ठाक अध्ययन। क्या ठीक ठाक अध्ययन तब संभव होता है जब उनका गणितीय विश्लेषण किया जाए। क्योंकि सांख्यिकी माध्य इस गणितीय विश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसलिए अति उपयुक्त व सर्वश्रेष्ठ इस उपकरण को ही केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, मानते हैं। अतः चर मूल्यों के एक समूह में किसी चर मूल्य के आसपास अन्य मूल्यों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, इसे ऐसा भी समझा जा सकता है जैसे किसी वर्ग का औसत मध्यांक या बहुलक क्या है। इन औसत मापों को ही केंद्रीय माप या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित किया जाता है। इसका प्रयोग समूह वर्गों आदि की तुलना के लिए किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत सामान्य रूप से 3 गुण या 3 माप को शामिल किया जाता है तथा इनका उपयोग सामाजिक विज्ञानों में व्यवहार के क्षेत्र में होता है। ये 3 माप मध्यमान है, मध्यांक है एवं बहुलक है। यद्यपि यह तीनों माप स्थिति को दर्शाते हैं, किंतु इनमें अंतर शुद्धता, समय एवं परिस्थिति का है। केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक शुद्ध होती है, परंतु गणना करने में अधिक समय लगता है। मध्यांक कम शुद्ध होता है, किंतु गणना करने में कम समय लगता है। इसके अतिरिक्त तीनों मापों का प्रयोग प्रदत्तों के स्वरूप एवं गणना के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि मुख्य विद्वान, प्रमुख विद्वान हैं ए ई वाघ। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत एक समूह में से चुना गया वह मूल्य है जो उसका किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व करता है। एक वैज्ञानिक हुए कैमलस्टेन तथा काउटन के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर हमारे पास एक वैज्ञानिक और हुए क्लार्क के अनुसार, इन्होंने क्या बताया कि केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत वह मूल्य है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। पहला क्या है? माध्यांक, और दूसरा मध्यांक, तीसरा बहुलक। ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अभी बात करते हैं माध्यिका क्या होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है और डिसक्वालिटीज़ क्या है। तो आइए देखते हैं माध्यिका के बारे में। मध्यांक या मध्यिका वह मूल्य जो श्रृंखला को इस प्रकार विभाजित करता है कि आधा या आधे से अधिक पदों के मूल्य मध्यांक के समान या कम और आधा या आधे से अधिक मूल्य मध्यांक पद के समान या अधिक होता है। आरोही अथवा अवरोही क्रम में आंकड़ों को अनुविन्यासित या अरेंज किया जाता है, तो उसे श्रेणी के मध्य पद का मान मध्यांक या माध्यिका कहलाता है। माध्यिका के गुण, इसको समझना बहुत ही सरल है। माध्यिका को ज्ञात करना इतना आसान है कि जैसे खुले सिरे के वर्गों में या एक उपयुक्त औसत के रूप में, या उन आंकड़ों का सही प्रतिनिधित्व कर सकता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से मापना संभव नहीं होता, जैसे ईमानदारी, सुंदरता, बौद्धिकता इत्यादि। इसको ग्राफिक विधि की सहायता से भी ज्ञात किया जा सकता है। इस पर सीमांत मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता। माध्यिका के दोष, समांतर माध्य की इस तरह इसका बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। आंकड़ों को घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक होता है, लेकिन अन्य औसतों को निकालने के लिए यह आवश्यक नहीं है। यह एक स्थित संबंधी औसत है, इसलिए यह श्रेणी के सभी मदों पर आधारित नहीं है। जब श्रेणी मतों की संख्या बहुत अधिक होती है तो इसकी गणना करना कठिन हो जाता है। जब श्रेणियों की संख्या कम होती है तब इसकी गणना करना कठिन होता है। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न भागों की तुलना एवं महत्व, है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? इसके 3 भाग्य होते हैं, माध्य, मध्यिका एवं बहुलक, है ना।
इनकी समानता होती है। यह प्राप्त अंकों की आवृत्ति वितरण के स्वरूप पर निर्भर करता है। यदि प्राप्त अंकों का व्यवस्थित वितरण सामान्य या सम्मिलित हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापक एक बिंदु पर रहते हैं, अर्थात उस वितरण का अनुपात मध्यांक और बहुलक का मान एक ही होगा तथा उसको सामान्य वक्र से संबोधित किया जाएगा। परंतु यदि वितरण असामान्य रूप से वितरित है तो इसका पारस्परिक संबंध वितरण विषमता की स्थितियों पर आधारित हो जाएगा। जैसे धनात्मक विषम वितरण में बहुलक का मान सबसे ज़्यादा है और अनुपात सबसे कम है, तो वितरण में जो वितरात्मक विषम वितरण के अनुपात मान से सबसे ज़्यादा क्या हुआ, बहुलक मान सबसे कम हुआ। इसके अलावा यदि y अक्ष पर वितरण का केंद्र बिंदु अनुपात है तो उसके ऊपर और नीचे वितरण के सामान्य मूल्य होते हैं। माध्यम के दोनों ओर समान क्षेत्र होते हैं तो बहुलक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाता। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का महत्व किस प्रकार समझेंगे, आइए देखते हैं। यह सभी वर्गों के गुणों को सुख रूप में व्यक्त करते हैं। इनके द्वारा विभिन्न इकाइयों के मानों का वर्गों में प्रदर्शित किया जाता है। यह सूचनाओं के अभाव में भी साधारण निष्कर्ष बताते हैं। इसके द्वारा भी विभिन्न समूहों एवं वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। यह कुछ अंशों के द्वारा ही अध्ययन सामग्री के सभी अर्थों को स्पष्ट करता है। यह अधिक स्थिर होते हैं अतः व्यवहार का मात्रात्मक मापन सही रूप से करते हैं। समाज विज्ञान के अध्ययन एवं शोध कार्यों में इनका यहाँ वहाँ अनुप्रयोग किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की सीमाएं क्या होती हैं, ये जानते हैं कि इनकी माप की सीमाएं क्या हैं। इनका व्यवहारिक रूप में प्रयोग संभव नहीं होता है। यह केवल सामूहिक विशेषताओं की ओर ही इंगित करते हैं, व्यक्तिगत विशेषताओं पर प्रकाश नहीं डालते। इसके भिन्न भिन्न माप जो होते हैं वो सांख्यिकी विश्लेषण के भिन्न भिन्न निष्कर्ष बतलाते हैं। संपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व भी नहीं करते। जैसे ए को 100 रुपये, बी को 50 रुपये एवं सी को 600 रुपये मासिक वेतन मिलता है। अतः मध्यमान रुपये हुआ 260, जो किसी भी व्यक्ति की आय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, आइए देखते हैं बहुलक क्या चीज़ है। बहुलक के गुण और दोष को समझते हैं। डॉक्टर बाउले विद्वान, उन्होंने बताया कि किसी सांख्यिकी समूह में वर्गीकृत मात्रा का वह मूल्य जहाँ पर पंजीकृत संख्याएं सर्वाधिक हो या सर्वाधिक घनत्व का स्थान सबसे अधिक प्रभावशाली हो, मूल्य बहुलांक कहलाता है। जब सभी जो वो हैं डाटाज हैं आपके लगभग समान होते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसकी गुण की बात करते हैं तो बहुमत पर आधारित होने के लिए सार्थक प्रतिनिधित्व करता है। इसकी गणना अति सरल होती है। यह अतिशय प्राप्त अंकों के मानों से प्रभावित नहीं होता। इसकी गणना अतिशय प्राप्त अंकों को ज्ञात किए बिना भी की जा सकती है। यह समझने में अत्यंत सरल होता है। इसके दोष, यदि प्राप्त अंकों का वितरण आयताकार हो तो बहुलक निर्धारित करना कठिन हो जाता है। इसका मान अधिकतर त्रुटिपूर्ण निकलता है, अतः इसके आधार पर निष्कर्ष दोषपूर्ण हो सकता है। यदि अतिशय मानों को भी महत्व देता है तो यह व्यर्थ हो जाता है। आपको पता है कि मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। 3 मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अभी बात करते हैं विचलनशीलता से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं हम लोग इसको, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है शोध कार्यों में। तो विचलनशीलता के परिशुद्ध ज्ञान में एक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से पदों के परिमाप के विचलन ज्ञात किए जाते हैं और फिर इन विचलकों का माध्य निकालकर उनको एकल अंक में प्रस्तुत किया जाता है जो श्रेणी की विचलनशीलता निर्धारित करती है। विचलनशीलता पदों के विचलन या अंतर का माप होता है। जिस सीमा तक व्यक्ति पदों में भिन्नता प्राप्त करता है उसके माप को विचलनशीलता कहते हैं। विचलनशीलता का 2 अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है। पहला, विचलनशीलता का अर्थ पदमाला के सीमांत पद मूल्यों के अंतर या सीमा विस्तार से होता है, अर्थात विचलनशीलता उन सीमाओं का अंतर व्यक्त करता है जिनके भीतर पदमाला के पद आते हैं। तथा दूसरा, विचलनशीलता का अर्थ पदमाला के माध्य से लिए गए विभिन्न पदों में के विचलनों के माध्य हैं, अर्थात विचलनशीलता पदमाला के विभिन्न पदों के
माध्य से औसत दूरियां विभिन्न पदों के माध्य से दोनों ओर बिखराव स्पष्ट करता है। तो विचलनशीलता मापन की विधियां क्या हो जाएंगी? विचलनशीलता का जिन दो अर्थों में प्रयोग होता है उन्हीं के आधार पर विचलनशीलता के मापन की दो विधियां भी हो जाती हैं। उन दोनों मुख्य विधियों में भी अलग अलग विधियों में से विचलनशीलता को मापा जा सकता है। विचलनशीलता को प्रदर्शित करने की बिंदु रेखीय विधि भी होती है। विचलनशीलता के माप की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। सीमा विधि, इसके अंतर्गत विस्तार, अंतर चतुर्थ विस्तार तथा शतमक विस्तार इत्यादि होते हैं। विचलन माध्य विधि, इसके अंतर्गत चतुर्थ विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन तथा अन्य माप है। बिंदु रेखीय रीति क्या हो जाएंगी? जैसे विक्षेप चित्र या बिंदु चित्र रीति, साधारण बिंदु रेखीय रीति, गणितीय विधियां, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, संगामी विचलन रीति, स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक, कोरिलेशंस। हाँ, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो हमें पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है, जिनके द्वारा हम अपने छोटे शोध को क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक अच्छा परिणाम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि सांख्यिकी द्वारा हम अपने डिसर्टेशन या अपने जो शोध के कार्य को हम अंतिम रूप प्रदान करने में मदद कर पाते हैं। थैंक यू।